आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय घोस्ट भूत पार्ट फिफ्थ। क्या सेक्स की कुंठा स्त्रियों में भूत पैदा करती है? क्या मांत्रिक स्त्रियों का यौन शोषण करते हैं? ये विषय हम अब देखेंगे। इसके पहले घोस्ट भूत इस विषय के 4 पार्ट हो चुके हैं। हमने बहुत ही विस्तार से इस विषय की चर्चा की है। इस दुनिया में भूत नहीं हो सकता है, आत्मा भी नहीं होती है। ये हमने बहुत ही विस्तार से देखा है। 3 प्रकार से भूत लग सकता है। जिसके दिमाग में पहले से भूत है और जो भूत को बहुत डरता है, ऐसी व्यक्ति डर की अवस्था में अगर सजेशन स्वीकारता है तो उसको भूत लग सकता है। यानी उसे लगता है कि मुझे भूत लगा है, और बचपन से जो कुछ उसने भूत के बारे में सुना है वो प्री कंडीशनड सजेशन जैसा काम करता है, और फिर वो उस ढंग का बर्ताव करता है। ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है। हमने तीसरा प्रकार देखा भूत का। हमारे समाज में अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, चाहे हिस्टीरिया जैसी बीमारी हो, चाहे मैनिया जैसी बीमारी हो, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो, पेरोनिया जैसी बीमारी हो, तो हमारे समाज में अक्सर उस व्यक्ति को भूत लगा है ऐसा कहा जाता है। और ये गंभीर बीमारी जिन लोगों को है, उनको भूत कर ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और उसमें कई बार उनकी जान चली जाती है। ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है। हमने भूत का दूसरा प्रकार देखा है। ये जो तीसरा गंभीर बीमारियों का प्रकार है, उसमें आपको, हमको, उस व्यक्ति को जिसको भूत लगा है ऐसा लोग समझते हैं, उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए डॉक्टर की, जिसको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, मानसोपचार तज्ञ कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है। भूत में जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार है मैलिंगरर। ये जो मैलिंगरर प्रकार है या मैलिंगरिंग प्रकार है, इसमें शुरुआत शायद सही होती है। यानी कोई तो भी छोटी सी मानसिक बीमारी से शुरुआत होती है, या फिर किसी कारणवश शुगर परसेंटेज कम हो गया शरीर में, कोई बेहोश गिर गया, इससे शुरुआत होती है। और उसके बाद में उस व्यक्ति को जब पता चलता है कि मेरे शरीर में भूत आने के बहुत फायदे हैं, तो फिर वो ढोंग करना शुरू कर देती है। ये हमने बहुत विस्तार से देखा है। दूसरा प्रकार मैलिंगरिंग। भूतों के बारे में बोलते हुए मैंने कहा है कि टोटल भूत जिन लोगों को लगते हैं, उनमें अगर हम परसेंटेज निकालें तो करीबन 80 से 90% परसेंटेज ये स्त्रियों का होता है। ज्यादा से ज्यादा 10% से 20% तक पुरुषों को भूत लगता है। अब ये क्यों होता है? क्यों स्त्रियों के ब्रेन में ऐसी कोई चीज है कि जिसके कारण उनको भूत लगेगा? जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल जानकारी है, उसके आधार पर ऐसा कोई फर्क हम कर नहीं सकते स्त्री के ब्रेन में और पुरुष के ब्रेन में, ये हम जानते हैं। इसमें भी जो 80% समझो हम मानते हैं कि स्त्रियों को भूत लगता है, यानी भूत में जो प्रमाण होता है उसमें 80% स्त्रियां होती है, उसमें भी करीबन 80%, यानी कुल 62-63% स्त्रियों को जो भूत लगता है वो मैलिंगरिंग होता है, यानी ढोंग सदृश भूत होता है। इसमें काफी ढोंग का हिस्सा होता है, भूत का बहाना बनाया जाता है। इसके पीछे का कारण हमको समझ लेना चाहिए। मैंने एक बहुत ही विस्तार से आपके सामने उदाहरण रखा था वर्धा जिले के एक गांव का। वहां 4 लड़कियों को लगातार भूत आने लग गया। पहली लड़की को भूत आया था, वो तो बेचारी उपवास कर रही थी, पेट में कुछ नहीं था इसलिए बेहोश गिर गई। जब उसने देखा कि उसके शरीर में भूत आने के बाद जो पति बात करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, सास कभी पति के पास जाने नहीं देती है, वही पति सास के सामने मेरे पास बैठता है, मेरी सेवा करता है, मुझसे बात करता है, मुझे खिलाता है, मुझे कॉफी पिलाता है,
तो ये इसके लिए एक नया शोध था, नया अनुसंधान था और उसके बाद में उसके शरीर में बार-बार भूत आता है, क्योंकि भूत आने के कारण उसे कुछ फ़ायदे मिलते हैं। उसी के देखा-देखी उसी की चा उसके साथ में जो 3 सहेलियाँ रोज़ कपड़े धोने के लिए जाते थे, उनके भी शरीर में भूत आना शुरू हुआ। ये चारों लड़कियाँ उनकी जो ज़िंदगी में जो समस्याएँ हैं, डे टू डे की समस्याएँ हैं, पुरुष प्रधान समाज रचना में जिस ढंग की समस्याएँ उनको फेस करनी पड़ती है, उनके जवाब उनके पास नहीं होते हैं, उससे बाहर आने के कोई पर्याय नहीं होते हैं, तो भूत का बहाना निकालकर उसमें से कुछ सहूलियत वो प्राप्त करना चाहती है। या फिर हो सके तो ये समस्याएँ छुड़ाने का या फिर समस्याओं से मुक्ति पाने का प्रयास करती है। ये भी हमने देखा था। तो टोटल हमारे समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, वो बहुत ही विचित्र स्थिति है। आम जो स्त्री होती है, बहुत काम करना पड़ता है उसे, घर भी सँभालना होता है। भूत लगने का प्रमाण ज़्यादातर जो होता है, वो निम्न स्तर वर्ग में होता है। यानी जिनका आर्थिक स्तर निम्न है, ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। गरीबों में, एकदम लोअर मिडल क्लास में ये प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है। उस वर्ग की स्त्री को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। एक तरफ बच्चों को सँभालना है, घर के पूरे काम करने हैं, घर के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननंद हो, इन सब लोगों को भी सँभालना है। उनकी गालियाँ भी खाना है, पति की भी गालियाँ खाना है, रात-दिन काम करना है और केवल घर का काम करना नहीं है, तो अर्थार्जन भी करना है, बाहर में भी जाकर काम करना है। तो रात-दिन इतनी मेहनत करने के बावजूद किसी की सहानुभूति नहीं मिलती है, मदद नहीं मिलती है। इन स्त्रियों में ये मैलिंगरिंग का भूत होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है और शायद इन्हीं स्त्रियों में से बाकी भी भूत के प्रमाण जो होते हैं, वो भी इन्हीं स्त्रियों में से ज़्यादा होते हैं। तो एक सामाजिक परिस्थिति ये भी एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे है। इसमें बहुत मानसिक कुंठा होती है। दिन-रात मेहनत कर रही है लेकिन पति का पूरा सुख उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। पति का प्रेम नहीं मिलता है। पति प्रेम भी करता है तो व्यक्त नहीं करता है। उसके मुँह से अनायासा हमेशा गालियाँ निकलती हैं। इसलिए उसकी मानसिक कुंठा होते रहती है। काफ़ी इमोशंस उसके दबके रहते हैं। पुरुष के बारे में एक ये पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण, पुरुष प्रधान समाज रचना होने के कारण शायद ऐसा नहीं होता है। जब कभी उसका इमोशंस उसके मन में दब जाती है, उसकी मानसिक कुंठा होती है, तो वो एक्टिंग आउट होता है। 10 गालियाँ देगा, बच्चों को मारेगा, पत्नी को मारेगा, शराब पीकर बहुत धिंगाना करेगा, शराब पीने के बाद में गाली-गलौज करेगा। ये एक्टिंग आउट होने का तरीका हो सकता है, इसे एक्टिंग आउट होता है। उसके मन में जो भी मानसिक कुंठा पैदा हुई है, शायद उसका कैथारसिस हो जाता है। स्त्री ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो बच्चों को मारती है तो उसमें से उसको आनंद नहीं मिलता है, उल्टा दुःख होता है कि मैंने अपने बच्चों को मारा है। इसलिए वहाँ भी उसका एक्टिंग आउट नहीं होता है। बाकी दूसरी कोई जगह उसको नहीं है। तो ये सब अन्याय एक तरफ से अपने रिश्तेदारों की ओर से होने वाला, पति की ओर से होने वाला, सास-ससुर की ओर से होने वाला, सहते रहे। दबी इमोशंस वैसी की वैसी रहे, मानसिक कुंठा रहे। ये इन सब से वो छुटकारा पाना चाहती है और शायद भूत शरीर में आने के बाद इससे छुटकारा पाने का एक अवसर उसे मिलता है। ये साइकोलॉजिकल मानसिक कुंठा के बारे में मैं बात कर रहा था। इसमें भारतीय समाज में एक दूसरी बहुत बड़ी कुंठा है, जिसके बारे में बिल्कुल बोला नहीं जाता है, चर्चा नहीं की जाती है।
जिसके बारे में बोलना या चर्चा करना पाप समझा जाता है, गलत समझा जाता है, ज़रूरी भी नहीं समझा जाता है, और वो है सेक्स की कुंठा। और मुझे लगता है इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करने की बहुत ज़रूरत है। अब मेरी दिक्कत ऐसी हुई थी कि बचपन से जिस वातावरण में पला पड़ा, एक आम व्यक्ति को जिस ढंग का वातावरण मिलता है, वैसा वातावरण मुझे उपलब्ध था। देहात को बहुत नज़दीक से मैं देखता था। स्त्री-पुरुष के आपस में जो भी संबंध होते हैं, वो किस ढंग के होते हैं, ये भी मैं देखता था। लेकिन दूसरी ओर विनोबा का ब्रह्मचर्य आश्रम भी बहुत नज़दीक से देखता था। सेक्स ये गलत चीज़ है, उसे टालनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक विकास करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करनी है, तो सेक्स से उसने दूर रहना चाहिए। सेक्स बहुत बुरा होता है। ये भी जाने-अनजाने में संस्कार मुझ पर हुआ था। जब 1982 में मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से इस काम की शुरुआत की, पहले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर काम कर रहा था। उसके टेक्निक्स मेरे अपने तैयार हो चुके थे। उन्हीं के आधार पर बड़े पैमाने पर मैं बाबाओं को एक्सपोज़ करते गया, और बाबाओं को एक्सपोज़ करने के बाद में जब मैं देखता हूं कि एक बाबा के कई स्त्रियों के साथ में संबंध होते हैं, तो पहले तो मैं बहुत ही हड़बड़ा गया। मुझे लग रहा था कि मुझे जो जानकारी मिल रही है शायद वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्हीं दिनों में मैं भूत, ये तो मेरे लिए बहुत ही संशोधन का विषय था। अपने आप को, खुद को ढूँढने का विषय था, क्योंकि मुझे भूत लगा था। इसलिए मैं कई जगह पर जहाँ भूत उतारे जाते हैं, वहाँ जाकर 2-2 4-4 दिन बैठता था, क्या चलता है खुली आँखों से देखता था। वहाँ भी इस ढंग की स्थिति देखने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। जिस समाज में पति-पत्नी के अलावा और किसी के साथ में रिलेशन होना बहुत ही बुरा माना जाता है, उसी समाज में इतने बड़े पैमाने पर बाबाओं के साथ में स्त्रियों के रिलेशन होते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं। भूत के नाम पर भी इस ढंग के कई रिलेशंस होते हैं। ये सब देखने के बाद में मुझे लगा कि इस विषय का एक स्वतंत्र अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1987-1988 में क्यों इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों के साथ में ऐसे संबंध प्रस्तापित हो सकते हैं, बाबाओं के हो, चाहे मांत्रिकों के हो, भूत उतारने का बहाना करने वाले मांत्रिकों के हो, इसके पीछे के कारण ढूँढने की मैंने कोशिश की। और उसी में से बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांसा नामक एक पुस्तक मैंने लिख डाली। उस समय मुझे सेक्स का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ा। हालाँकि मैं हिप्नोथेरेपी इस विषय का अभ्यास कर रहा था, और हिप्नोथेरेपी इस विषय में सेक्सुअल थेरेपीज़ के लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए इस विषय का भी अभ्यास मेरा शुरू था। इसलिए काफ़ी सवालों के जवाब मैं ढूँढ पाया, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आप तक पहुँचानी बहुत आवश्यक है। हमारे भारतीय समाज में मानसिक कुंठा जितनी है, उतनी ही सेक्स की कुंठा बड़े पैमाने पर है। स्त्रियों में वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है। शायद पुरुषों को घर में अगर समाधान नहीं मिलता है, सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो कभी बाहर जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पैदा करता है, या फिर कभी वेश्या की तरफ जाता है। मैं जब पत्रकार था पूना में, मनोहर में, तो मैंने वेश्याओं की काफ़ी मुलाकातें ली थी। इतना ही नहीं, तो पुणे में डॉक्टर बाबा आढाव, ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सबको पता है, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। उनका एक देवदासी संगठन था, तो पूना में जो भी सोशल एक्टिविटीज़ चलती थी, उसमें भी मैं शरीक होता था। बाबा आढाव के ये देवदासी संगठन की स्त्रियाँ बहुत अच्छे ढंग से परिचित हुई। मैं बुधवारपेट में ही रहता था। चारुदत्त सरपोतदार, इनका पूना गेस्ट हाउस था, उसमें रहता था। वो बुधवारपेट को लग के हैं।
इनका जीवन बहुत नज़दीक से देखने के मुझे अवसर मिला और मैंने पेपर के लिए कुछ आर्टिकल जो लिखे, ख़ास कर मेरे मैगज़ीन के लिए जो आर्टिकल्स लिखे, वीकली के लिए मनोहर, उसके लिए भी स ये वेश्या व्यवसाय करने वाली ख़ास कर देवदासी स्त्रियाँ जो है, उनके साथ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। तब तक शायद हर इंसान की जो समझ होती है कि भाई वेश्या की तरफ कौन जाता है? वो आदमी जाता है कि जिसे कोई स्त्री उपलब्ध नहीं है। यानी अविवाहित लोग जाते हैं या फिर जिनका विवाह हुआ है लेकिन वो अकेले यहाँ हैं इस शहर में, वो जाते हैं। लेकिन उन स्त्रियों की मुलाकातें लेते हुए मुझे पता चला कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रमाण विवाहित पुरुषों का होता है। जिनकी स्त्रियाँ घर में होती है, ऐसे पुरुष ज़्यादा पैमाने पर वेश्याओं के पास जाते हैं। तो शायद जो पुरुषों की सेक्स की कुंठा अगर है उनमें, तो उनके लिए दूसरा पर्याय उपलब्ध है कि वो वेश्यागृह जा सकते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन स्त्रियों की अगर है, तो उसके बारे में क्या? एक तो सबसे पहले स्त्री को सेक्स की ज़रूरत है, इसी बारे में हमको पता नहीं। भारतीय पुरुष को पता नहीं। आम धारणा ये है कि स्त्री को सेक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। अभी भी ऐसे कोई सेक्स इस विषय पर किताबें लिखने वाले बड़े-बड़े डॉक्टर्स लिखते हैं कि स्त्री में कोई सेक्स की इच्छा नहीं होती है। उसे सेक्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। उसे केवल पति का प्रेम चाहिए और पति को यानी पुरुष को सेक्स की ज़रूरत होती है। इसलिए केवल उसको खुश करने के लिए वो सेक्स में भागीदार बनती है। ये जो धारणा है, आज भी कुछ डॉक्टर अपनी किताबों में लिखते हैं और वो चेंज नहीं करते हैं। ये धारणा करीबन 1950 तक पूरे दुनिया की थी। पूरी दुनिया ऐसा मानती थी कि स्त्रियों में सेक्स में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। उनको सेक्स की ज़रूरत भी नहीं। और उसमें भी कैसे धार्मिक वातावरण, धार्मिक संस्कार, क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक पंथ है, उसकी तो मान्यता है कि सेक्स ज़िंदगी में करना ही नहीं चाहिए। पति-पत्नी ने भी केवल बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करना चाहिए। उसके अलावा पति-पत्नी में भी सेक्स नहीं होना चाहिए। अब इस ढंग के वातावरण का परिणाम, यही वातावरण इसको विक्टोरियन पीरियड का वातावरण कहेंगे हम। यही वातावरण लेकर हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम पनपी भारत में और एजुकेटेड लोगों के ज़रिए पूरे भारत में यह वातावरण फैल गया कि सेक्स एक बुरी चीज़ होती है। स्त्रियों को तो सेक्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। उनकी मानसिकता ही अलग है। केवल वो पति को खुश करने के लिए सेक्स के लिए तैयार होती है या फिर भागीदार बनती है। तो आम भारतीय इंसान को ऐसा लगता है कि केवल उसका समाधान होना, पुरुष को, उसका समाधान होना यानी सक्सेसफुल सेक्स है, ऐसा उसे लगता है। 1950 के बाद स्त्रियां बोलने लगी। मास्टर्स एंड जॉनसन्स, ये जो सेक्स के क्षेत्र में बड़े संशोधन करने वाला एक जोड़ा है, इसमें एक स्त्री है। उसने बोल्डली बताना शुरू किया कि नहीं, स्त्रियों को भी सेक्स की ज़रूरत होती है, उनको भी तृप्ति होती है, उनकी भी तृप्ति होना, लैंगिक तृप्ति होना बहुत आवश्यक है। तो पहली बार 1950 के बाद दुनिया का इसके तरफ ध्यान गया। अब वो बात तो आम जनता में अभी तक आई नहीं है भारत में। तो आम भारत के व्यक्ति को, पुरुष को ऐसा लगता है कि उसका समाधान होना, उसकी तृप्ति होना, उसका ऑर्गेज़्म होना काफ़ी है। और पुरुष का ऑर्गेज़्म बहुत आसान है। जब उसे इजैकुलेशन होता है तो जनरली उसका ऑर्गेज़्म हो जाता है। उसे पता चलता है कि मेरा समाधान हो गया है और वो मानता है कि ये बहुत बहुत ही सक्सेसफुल सेक्स है, इससे सबको संतुष्टि मिलती है, मेरे पत्नी को भी संतुष्टि मिलती है। और यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन है। क्योंकि पुरुषों का तो जल्दी समाधान हो जाता है, लेकिन स्त्री का इतने जल्दी समाधान नहीं होता है। उसे थोड़ा अधिक समय लगता है।
स्त्री को ज़्यादा रोमांस की ज़रूरत होती है और पति-पत्नी के रिलेशन में धीरे-धीरे ये रोमांस नाम की चीज़ गायब हो जाती है। शायद शुरुआत में शादी होते ही कुछ दिनों में रोमांस के लिए थोड़ी जगह बचती है। वैसे भी हमारे समाज में सेक्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर घरों में स्त्री और पुरुष के लिए स्वतंत्र रूम नहीं होती है। ज़्यादातर घरों में स्त्री-पुरुष के लिए स्वतंत्र रूम न होने के कारण वो छुप-छुप कर एक-दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं। बच्चे सो गए हैं, कोई नहीं है, थोड़ा-सा बाजू में जाए और सेक्स कर कर आए। वह समय भी कम होता है। तो इसलिए रोमांस के लिए, एक-दूसरे को खुश करने के लिए, एक-दूसरे को रोमांटिक मानसिकता शेयर करने के लिए समय नहीं होता है। और इस कारण स्त्री पूरी तरह से तैयार होने के पहले ही पुरुष खत्म हो जाता है। तो बार-बार ये प्रसंग अगर दोहराया जाए, यानी कहने का मतलब ऐसा है कि स्त्री उत्तेजित हो रही है, उसकी इच्छा जाग रही है, वो सेक्सुअल रिलेशन में सहभागी हो रही है और पुरुष खत्म हो गया है। उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकती है अभी और पति को इतनी जानकारी नहीं कि इसके बावजूद इसको कैसे खुश करना है। वो तो समझता ही नहीं है कि इसको खुश करना ज़रूरी है या फिर इसका समाधान होना चाहिए, इसकी लैंगिक तृप्ति या फिर इसकी तृप्ति, संतुष्टि बहुत आवश्यक है। इसकी तो जानकारी नहीं है। ये जब बार-बार, बार-बार होता है, तो स्त्री में सेक्स के बारे में अरुचि पैदा होती है। वो बिल्कुल सेक्स ही करना नहीं चाहती है। यानी पति के साथ में तो नहीं। एक तरफ रोमांटिकली जागरूक हो और फिर से ठंडा हो जाओ। बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो टालना चाहती है। एक तरफ ये सिचुएशन है कि जिसके कारण पति और पत्नी के रिलेशन के कारण ही पत्नी सेक्स से दूर भाग रही है। अब फिर भी घर-घर में पति तो उसको चाहिए तब उसको सेक्स चाहिए। पत्नी की सम्मति हो, ना सम्मति हो, उल्टा ये मान्यता है कि पति का वो अधिकार है। तो इसलिए कई पुरुष अपने पत्नी की इच्छा है, नहीं है, इसका विचार न करते हुए उनके साथ में सेक्स करना चाहते हैं। धीरे-धीरे स्त्री ये सीखती है कि चलो जाने दो, इसको सेक्स चाहिए, दे दो। वो अपने आप को कुछ महसूस ही नहीं करने देती। यानी रोमांटिकली जागरूक न होने की कोशिश करती है। इससे फिर से उसकी ये लैंगिक इच्छा कम होने की जो बीमारी है, वो बढ़ते जाती है। इसको बीमारी कहा जाता है, ये बढ़ते जाती है। फिर इसमें धार्मिक संस्कार है, सेक्स बुरा है, इस ढंग का संस्कार है, ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं। बाबाओं के व्याख्यान सुनने को वो जाती है, कीर्तनकारों के व्याख्यान सुनने को वो जाती है, कीर्तन सुनती है, उसमें भी सेक्स बुरी चीज़ है, ये बार-बार कहा जाता है। इसका भी एक मानसिक परिणाम होता है। स्त्रियाँ आपस में जो बात करती है, उसमें भी इसी ढंग की बातें होती हैं। तो नेचुरली ये सेक्स के बारे में रोमांटिक विचार या फिर रोमांटिक भावनाएँ जागृत होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये इस ढंग की मान्यता उसके मन में पनपते जाती है और वो फिर इसी ढंग से सेक्स से दूर रहना पसंद करती है। अब एक तरफ ये बात हो गई कि जिसमें पति नॉर्मल है, सब कुछ है, फिर भी स्त्री सेक्स के प्रति जागरूक नहीं हो पा रही। उसे इस ढंग की बीमारी है। मैक्सिमम ऐसे घरों में मैं जिस तबके की बात कर रहा हूं, उसमें शराब का प्रमाण बहुत होता है। पति शराब पीते हैं, तंबाकू पीते हैं या खाते हैं। शराब और तंबाकू की लत लगने के बाद में धीरे-धीरे ये व्यक्ति इम्पोर्टेंट बनते हैं। स्त्री फ्रिजिड और पुरुष इम्पोर्टेंट बनना शुरू होता है। अब ये जो इम्पोर्टेंसी तैयार होती है, ये इम्पोर्टेंसी केवल बच्चे पैदा करने तक सीमित नहीं होती है, सेक्सुअली भी डिफंग हो जाता है। सेक्सुअली पति-पत्नी के साथ रिश्ता करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो आवश्यक चीज़ें पति की ओर से हो नहीं सकती है। सेक्सुअली वो दिन-ब-दिन डिफंग होता है।
पत्नी की असंतुष्टि, फ्रिजिडिटी, सेक्स की कुंठा दिन ब दिन बढ़ते रहती है। और ये प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पर है। यानी ये प्रॉब्लम कोई 1% 2% लोगों का नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पर है। हमारे देश में ज्यादातर स्त्रियां कम से कम शराब से दूर रहती है। यानी सेक्सुअली एक्टिव होने की क्षमता उनकी कायम रहती है। बच्चों के लिए वो रात दिन काम करती है, इसलिए मेंटली भी उसको बहुत ही संतुलित रहना होता है। ज्यादातर घर में हमारे यहाँ पुरुषों का आधे से ज्यादा पैसा शराब पर खर्च होता है, उनके अलग-अलग ढंग के एडिक्शंस पर खर्च होता है, तंबाकू पर खर्च होता है, बीड़ियों पर खर्च होता है, सिगारेट पर खर्च होता है। ज्यादातर घर औरत के कमाई पर चलते हैं। बच्चों की परवरिश औरत के कमाई पर होती है। ये बहुत बुरी चीज है, बुरी बात। हालांकि देखा जाए तो पति हमेशा पत्नी से ज्यादा कमाता है, लेकिन ये ज्यादा कमाने वाला पति ज्यादा पैसा अपने एडिक्शंस पर खर्च करता है, अपनी आदतों पर खर्च करता है। और घर चलाने का जिम्मा जाने अनजाने में स्त्रियां ढोती है, दिन रात मेहनत करती है। उसमें उनकी ये मानसिक कुंठा और साथ में सेक्सुअल कुंठा साथ में चलती है। ये सिचुएशन बड़े पैमाने पर हमको दिखेगी। और यहां भूत फिर एक अलग ढंग का रोल प्ले करते हैं। भूत का सहारा लेने के लिए ये परिस्थिति एक मजबूर कर देने वाली परिस्थिति, एक साइकोलॉजिकली भी। साइकोलॉजिकली रोज के कामों के झंझट से वो मुक्ति चाहती है। जब भी शरीर में भूत आना शुरू होता है, उसको लोगों की ज्यादा सहानुभूति मिलती है। अरे भाई, फलाने फलाने स्त्री के शरीर में भूत आना शुरू हो गया, बेचारी की बहुत बुरी अवस्था है, उसके घर की बुरी अवस्था है। आसपास के पड़ोसी से लेकर सब लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं। कोई ध्यान पहले नहीं देता था, अब लोग ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। यानी साइकोलॉजिकली भी उसका सहारा बढ़ता है, काम से छुटकारा मिलता है। भूत शरीर में आने के बाद में कोई नहीं कहेगा कि तुम सब रोज के काम रोजमर्रा की तरह करो। सास गाली नहीं देगी, घर की ननंद कुछ नहीं बोलेगी, पति तो हाथ नहीं उठाएगा। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी ये भूत का सहारा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि कई स्त्रियों के शरीर में भूत आने के बाद में वो अलग ढंग का व्यवहार करती है। कई स्त्रियां बहुत गंदी गंदी गालियां देती है, सेक्सुअल बातें करती हैं, सेक्सुअल गालियां देती हैं, सामने के किसी पुरुष को सीधा बोलेगी, आ तेरी क्या हिम्मत है, क्या मुझसे कुछ करना चाहता है, क्या कर, करने की हिम्मत है तो इस ढंग से उसको आह्वान देगी। ये तो नॉर्मल अवस्था में स्त्री कभी बोलने का सोच भी नहीं सकती है। सामने का व्यक्ति पुरुष अगर अच्छा है, दिखने को अच्छा है, तो उसके शरीर का वर्णन करेगी, मुझे भौंक कर कर के बोलेगी। ये जब मैं शुरुआत में स्त्रियां इस ढंग से बोलती है, ये देखने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। नॉर्मल अवस्था में ये स्त्री ये सब बोल नहीं सकती, अब क्यों बोल रही है? क्या ऐसी मानसिकता है? ये सब मानसिक और सेक्सुअल कुंठा प्रकट हो रही है, उसका लक्षण है। कई स्त्रियां शरीर में भूत आने के बाद में अंग प्रदर्शन करती है, अपने शरीर के कपड़े गिरा देगी। उसे अपने शरीर के जो हिस्से देखने लायक है ऐसा लगता है, वो हिस्से दिखाएगी। नॉर्मल अवस्था में अपना पल्लू बार बार ठीक करने वाली ये स्त्री शरीर भूत में आने के बाद पल्लू भी गिराकर इतना ही नहीं तो शरीर के कोई भी हिस्से दिखाएगी।
और लोग मानेंगे कि इसके शरीर में भूत होने के कारण ये भूत वैसा बर्ताव कर रहा है, ये स्त्री वैसा बर्ताव नहीं कर रही है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं देगा। ये क्यों होता है कि जो स्त्री अपने आप को रात-दिन काम कर कर नेग्लेक्टेड फ़ील करती है, उसका पति भी उसकी तरफ ठीक ढंग से ध्यान नहीं देता है। वही स्त्री शरीरभूत में आने के बाद में लोगों को अपने शरीर के हिस्से बताती है, लोग बड़े डर-डर के क्यों ना हो, छुप-छुप के क्यों ना हो, देखते हैं और फिर वो समाधान प्राप्त करती है कि मैं अभी भी आकर्षित हूँ, लोग देखना चाहते हैं, मुझ में कुछ है, मैं औरों का ध्यान आकृष्ट कर सकती हूँ। इसमें से वो समाधान पाती है। उसे ये फीलिंग आता है कि मैं अभी भी आकर्षक हूँ, ये एहसास वो पाती है। अब ये तो साइकोलॉजिकल हो गया। यहाँ तक की बात नहीं होती है। मैंने इतने सालों के काम में मैंने देखा कि हर मांत्रिक भूत की केस में भूत उतारने के लिए स्त्री को भोगना ही चाहता है। ऐसा क्यों? कई उदाहरण मैं दूँगा। जैसा भानामती के केस में था, इसमें भूत तो था नहीं। मैंने एक मुस्लिम केस का बहुत विस्तार से वर्णन किया था। शैतान की चिट्ठियाँ आने वाली लड़की। कई मांत्रिकों ने ये शैतान की चिट्ठियाँ भेजने वाली भानामती भगाने का बहुत प्रयास किया। जमा ने मेरठ के मांत्रिक को बुलाया, उसने भी प्रयास किया। वो जब घर में था तभी चिट्ठी आई शैतान की। तब उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो बड़ी लड़की है 17 साल की, 18 साल की, उस पर आत्मा का बुरा असर है। उसको आप मेरठ लेकर आइए, उसके साथ में मुझे नग्न पूजा करनी होगी शमशान में, तब जाकर ये समस्या हल होगी। हमने एक हनुमान भक्त बाबा एक्सपोज़ किया था। तो मैं हमेशा इन बाबाओं को एक्सपोज़ करने के लिए कुछ तरीके अपनाता था, उसमें एक तरीका था कि मेरे किसी लड़की को भूत लगा है। तो हमने एक अच्छी दिखने वाली लड़की का चुनाव किया, 16-17 साल की लड़की। उसको भूत लगा है ऐसा बहाना बनाकर हम ले गए। मैं उसका चाचा, बाकी 1-2 एक भाई, एक रिश्तेदार ऐसा बनकर हम गए। पहले 10 मिनट में ही उसने बोल दिया कि इस लड़की को भूत लगा है। हमने भूत लगा ऐसा नहीं बोला था, हमने कुछ लक्षण बताए थे। भूत लगा है, उसको उतारना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी और आपको इसलिए उसकी अकेले में पूजा करनी पड़ेगी। और अकेले में पूजा करने के लिए आप में से कोई नहीं रहेगा। और ये जो उसके शरीर पर भूत सवार है, उसको मुझे उतारना पड़ेगा। और उसका बोलने का तरीका, सब तरीका ये था कि इस लड़की को वो भोगना चाहता है। हमने उसको एक्सपोज़ किया। मेरी नागपुर की टीम पूरी, मैं, उमेश बाबू चौबे, हरीश देशमुख वगैरह, हम एक वाघ बाबा नाम का बाबा था, उसको एक्सपोज़ करने के लिए गए थे। उसका दरबार लगा हुआ था। और एक ऐसी ही 15, 16, 17 साल की लड़की, शायद 17 साल की होगी, दिखने को सुंदर। उसके आँखों में चावल आते थे। अपने आप चावल क्रिएट होते थे, इसलिए उसको बाबा के पास लाया गया। भरे दरबार में वहाँ 200-400 लोग हैं। हम देख रहे हैं कि बीच में पलंग है इस दरबार के। ये वाघ बाबा नाम का बाबा उस लड़की को सब लोगों के सामने, 400 लोगों के सामने, बीच में पलंग है, उस पलंग पर ले जाता था। ऊपर से चादर ओढ़ता था और चादर के नीचे से उस लड़की को भोंकता था सबके सामने। उस बाबा को हमने एक्सपोज़ किया। ऐसे कई बाबा, जितने भी बाबा को मैं आज तक देखते गया, उनके बारे में जानकारी निकालते गया, उनको एक्सपोज़ किया। नासिक में एक होटल में रुका हुआ था रमाकांत बाबा। फिर वही तरीका हमने अपनाया।
एक अच्छी सी दिखने वाली लड़की को ले गए, उसकी कुछ समस्याएँ बताई, वहाँ फिर से उसने डिक्लेयर कर दिया इसको भूत लगा है, अमावस्या की रात को इसको निकालना है। अकेले में इसके साथ में पूजा करनी पड़ेगी। डी.आर. राउत नाम का एक मांत्रिक था। ये बच्चे कर देने वाला मांत्रिक कर कर बहुत फेमस था। ये किसी को भी तो ये बाहर का हुआ है, भूत लगा है, इस बहाने आखिरी में उसको बेड पर ही ले जाता था। करीब-करीब भूत उतारने के क्षेत्र में काम करने वाले मैक्सिमम मांत्रिक स्त्रियों को भोगने का प्रयास करते हैं। क्यों? मेरे ध्यान में आया कि ये स्त्रियां इजीली तैयार हो जाती हैं, विरोध नहीं करती और धीरे-धीरे कई सालों के अनुभवों के कारण शायद ये मांत्रिक सेक्सुअली ट्रेन्ड हो जाते हैं। इसलिए पति से ज्यादा अच्छा सेक्स कर पाते हैं और शायद इस स्त्री के मन में जो सेक्सुअल कुंठा है उसमें से उसको आनंद मिलता है। पहली बार ये एहसास होता है कि ये भी आनंद की चीज है। इतने साल से शादी की तभी कभी प्राप्त नहीं हुआ ये आनंद। ये मैं महसूस करते गया, बहुत बुरी चीज है, लेकिन वास्तविकता है। जब मैंने जहां पर बड़े पैमाने पर भूत उतारे जाते हैं, बहुत भूत लगने वाली स्त्रियां जहां पर रहती है, कई दिनों तक रहती है, वहां मैं रुक कर बहुत बारीकी से देखता था। धीरे धीरे ध्यान में आता था कि इसमें काफी सेक्सुअल व्यवहार चलते हैं। कुछ लोग वहां होते हैं, वो इसी फिराक में होते हैं कि इन स्त्रियों को पटाएं, उनके साथ में सेक्स करें। ये भी लोग उसी ताक में होते हैं, वो मांत्रिकों के रिश्तेदार होते हैं, मांत्रिक खुद होते हैं, या फिर वहां हमेशा मुकाम करने वाले लोग होते हैं, या फिर आसपास रहने वाले लोग होते हैं। ऐसी कोई जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर स्त्रियां आती हैं भूत उतारने के लिए, उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनको शायद कई दिनों के अनुभव के आधार पर पता होता है। कई बार छुप छुप कर सेक्स करेंगे और कई बार खुल्लम खुल्ला करेंगे, वो तो स्त्री पर निर्भर होता है। जो स्त्री खुल्लम खुल्ला सेक्स करना चाहती है, जिसने अपने आप को प्रकट कर लिया है कि मेरे शरीर में ऐसा भूत आया है कि वो भोगना चाहता है पुरुषों को, एक बार सबको पता चल गया है तो फिर किसी को वो डरती नहीं है। उसको पता है कि कोई उसको दोष देने वाला नहीं है। सब लोग मानने वाले हैं कि उसके शरीर में जो भूत है वो भोग रहा है, उसका तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन आनंद तो उसे मिल रहा है, उसके शरीर को मिल रहा है। ये मांत्रिक, उनके शागिर्द यही काम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मैंने ये भी देखा है, इसमें जो मैलिंगरिंग करने वाली स्त्रियां नहीं होती है, शायद किसी को कोई मानसिक बीमारी है, उन स्त्रियों पर बड़े पैमाने पर बलात्कार किए जाते हैं और सामूहिक बलात्कार होते हैं। क्योंकि यहां तो कोई एक मांत्रिक नहीं होता है, उनके शागिर्द होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं, पुरुष होते हैं जिनको आदतगिरी है, और लगातार ये चलते रहता है। अब इनमें से जिन स्त्रियों को इसमें से आनंद मिलता है, शायद उनकी जो सेक्स की कुंठा है, उसमें से इनको मुक्ति मिलती होगी। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है कि जिन स्त्रियों को कुछ मानसिक बीमारियां हैं, उन स्त्रियों पर लगातार बलात्कार होना, इसमें से फिर कई बार आत्महत्याएं होती हैं। जैसा कि सैलानी के दरगाह में ऐसी कुछ आत्महत्याएं बहुत फेमस हुई, उसके बारे में काफी आंदोलन भी हुए। ऐसा बीच-बीच में होते रहता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में स्त्रियां इस रैकेट में फंस जाती है। पहले शायद उनको आनंद मिलता है, कुछ लोगों के साथ में मजा आती है। लेकिन जब ये चक्र निकल पड़ता है, शागिर्द है, उसके मांत्रिक है, उसके आसपास के लोग हैं, लगातार आ रहे हैं, उसे पूछे बगैर उसका शरीर का भोग ले रहे हैं,
और देखने वाले लोग मान रहे हैं कि इसके शरीर में जो भूत है वही भोग रहा है पुरुषों को। तो शायद ये कोई बहुत अच्छी बात उसके लिए नहीं होती है, उस रैकेट का हिस्सा बन जाती है और वो विक्टिम ही रह जाती है। यानी उसमें से नॉर्मल होना, शायद जाने-अनजाने में उसकी जो समस्या निर्माण हुई है, वो समस्या यहाँ सुझ रही, यानी समस्या से वो मुक्ति पा रही है, उसको तृप्ति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, ऐसा भी नहीं होता है। जहाँ पर ये मर्यादित संख्या होती है, मांत्रिक होता है, 2-4 ही लोग होते हैं, खुल्लम-खुल्ला ये व्यवहार नहीं चलते हैं, शायद वहाँ पर वो समाधान वो प्राप्त कर सकती है, उसको समाधान प्राप्त होता भी है। अब इस अवस्था में मैंने जो आर्टिकल्स लिखे थे, उसमें मैंने लिखा था कि ये नेचर ने जो स्त्री-पुरुष को बनाया है, ये नेचर ने तो कोई स्त्री-पुरुष को शादी के लिए बनाया नहीं है। हमने शादी की परंपरा शुरू की है। नेचर ने नर-मादी बनाया है। एक से ज़्यादा स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के साथ में संबंध रखे, इसीलिए इसी ढंग से नेचर ने हमको तैयार किया है। हमने शादी की व्यवस्था तैयार की और बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि जिस दिन से हमने शादी की व्यवस्था तैयार की और शादी की व्यवस्था सही मायने में समाज में पनपने लगी, अमल में आने लगी, उसी दिन वेश्याव्यवस्थी और वेश्या की व्यवस्था तैयार हुई। शादी की व्यवस्था और वेश्या की व्यवस्था एक साथ चलने वाली चीजें, कोई एक अवस्था नहीं चल सकती। अगर शादी की व्यवस्था नहीं होगी तो वेश्या की व्यवस्था नहीं होगी। अगर शादी की व्यवस्था है तो वेश्या की व्यवस्था रहने ही वाली है, क्योंकि हमने एक नेचुरल प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की तो उसमें से कोई तो डेविएशन निकलेगा। लेकिन स्त्रियों का क्या? तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नेचर ने तैयार किया हुआ एक अंधविश्वास के नाम पर का एक डेविएशन है। जाने अनजाने में ये बाबा लोग पुरुष वेश्या जैसा काम करते हैं। जाने अनजाने में ये मांत्रिक लोग पुरुष वेश्या जैसा काम करते हैं। लेकिन वेश्यालय में शोषण होता है स्त्री का, लेकिन पुरुषों का नहीं होता है। ग्राहक का तो नहीं होता है। ग्राहक पैसे लेता है, आनंद प्राप्त करना है तो करता है और वापिस आता है। दूसरी बार जाना कि नहीं उसकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन इस क्षेत्र में ये स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी इनके अधिकार में नहीं होता है कि एक बार एक स्त्री का किसी बाबा के साथ में संबंध प्रस्तावित हो जाए और उसे अब लगे अब जाने की जरूरत नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, ये स्वतंत्रता उसको नहीं होती है। बाबा ने बुलाने के बाद उसे जाना ही पड़ता है, वो कंपलसरी चीज हो जाती है। क्योंकि बाबा के पास में कोई दैवी शक्ति है, वो मेरा बुरा करेगा, मेरे पति का बुरा करेगा, ये भी डर होता है। सेम चीज मांत्रिक के बारे में होती है। खास कर इसमें जो स्त्रियां सुंदर होती है, उन स्त्रियों के बहुत बुरे हाल होते हैं। मांत्रिक उनको किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहता है। मांत्रिक के जो भी शागिर्द होते हैं, हर एक को उसको भोगना है। बार बार इन स्त्रियों को वहां बुलाया जाता है। कई बार तो पति के घर में जाकर उनको, नहीं नहीं वो पूजा अधूरी रह गई थी, नहीं तो फिर इसके शरीर में भूत आना शुरू होगा, वो नहीं भी कहती है। इसके बावजूद पति के सामने पति को बाहर निकालकर अंदर में सीधा सीधा रेप किया जाता है। ऐसी भी कई केसेस मैंने बहुत नजदीक से देखी है। और इसमें ऐसी बातें होती है, इसकी भी जानकारी घर के लोगों को नहीं होती है। और ध्यान में भी आया तो कहा जाता है कि इसके शरीर में उस ढंग का भूत है तो क्या करेंगे, उसको तो तृप्त करना ही होता है, नहीं तो ये खा जाएगा, इसको ले जाएगा। तो इस ढंग से ये जो पुरुष वेश्या जैसा काम शायद ये मांत्रिक या बाबा लोग करते हैं, ये कहना भी उतना सच नहीं है। इधर भी उनका ही शोषण होता है। वो चाहकर भी इन मांत्रिकों को छोड़ नहीं सकती, बाबाओं को छोड़ नहीं सकती।
जब भी बुलाएंगे उसको बार-बार आना पड़ेगा। यानी जो सेक्सुअल कुंठा दूर करने का एक मार्ग हो सकता है, जाने-अनजाने में वो मार्ग उसके जीवन में आता है, लेकिन वही मार्ग उसके लिए परमानेंट शोषण का एक हथियार बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्त्रियाँ भूत आने के कारण किसी मांत्रिक के पास जाती है, या फिर ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर स्त्रियों के भूत उतारे जाते हैं, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो कोई और जगह हो, किसी बाबा की जगह हो, चाहे किसी मंदिर की जगह हो, वहाँ पर ये स्त्रियाँ बार-बार जाती है, लगातार ज़िंदगी भर जाते रहती है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मित्रों, ज़िंदगी भर स्त्रियाँ इस सेक्सुअल रैकेट का हिस्सा बन जाती है। उनको नॉर्मल जीवन जीना करीबन असंभव बनता है। जाने-अनजाने में उनका जीवन उद्ध्वस्त होता है। इनमें से कौन स्त्रियाँ बचती है? जो स्त्रियाँ इन मांत्रिकों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। इन स्त्रियों के साथ में सेक्स करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो स्त्रियाँ बच जाती। यानी उनको एक तरफ आनंद का भी अनुभव हो जाता है और बाद में कंपल्शन भी नहीं होता है, इसलिए छूट भी जाती है। लेकिन जो स्त्रियाँ पसंद आती है, दिखने को सुंदर होती है, उनका शरीर सुंदर होता है, उन स्त्रियों की अवस्था वेश्या से भी बदतर बन जाती है। और इन सब में अब उनको तो धीरे-धीरे पता चलता है कि मैं अपने शरीर में भूत लाने का नाटक कर रही हूँ। शुरुआत में ठीक है, धीरे-धीरे गिल्ट कॉम्प्लेक्स उनके मन में पैदा होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं कई पुरुषों के साथ में सोती हूँ, मैं कई पुरुषों का भोग लेती हूँ, ये गलत बात है। इसका उसके मन पर गहरा बुरा परिणाम भी होता है। इसलिए मित्रों ये हल नहीं है। यानी मांत्रिक के द्वारा या फिर ऐसे बाबाओं के द्वारा ये समस्या हल हो जाए, इसकी संभावना नहीं है। उल्टा इसमें शोषण बढ़ता है। इसलिए हमको इस बारे में यानी मेरे सामने हमेशा सवाल रहा है कि मैं लोगों के मन के भूत निकालने की कोशिश करता हूँ। भूत नहीं होता है लोगों के मन में, विश्वास पैदा करता हूँ। जिस घर में इस दुनिया में भूत नहीं होता है, ये विश्वास पैदा हो गया, घर का वातावरण है, उस घर के स्त्री के किसी शरीर में भूत नहीं आ सकता है। वो लाने की कोशिश भी करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर ऐसे स्त्रियों के सवाल कैसे हल किए जाए? क्योंकि समस्याएं तो हैं, मानसिक कुंठा की समस्या है, सेक्सुअल कुंठा की समस्या है। यानी आपके ध्यान में आएगा कि केवल भूत निकालने तक ये समस्या नहीं रहती है। भूत निकालने की प्रोसेस के साथ में ही हमको ये प्रबोधन करना पड़ता है कि स्त्री की मानसिक कुंठा जो होती है उसको समझिए, उसको रास्ता दीजिए, उसको बोलने का अवसर चाहिए, मानसिक कुंठा के बाहर आने का अवसर चाहिए। और सेक्सुअल कुंठा का क्या? उसके बारे में तो हमारे समाज में बहुत बड़ा ज्ञान है। पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड पुरुषों में अज्ञान है, तो कम पढ़े लिखे या फिर अनएजुकेटेड पुरुषों में कितना अज्ञान होगा, इसके बारे में तो अलग से बात करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए सेक्स स्त्री के लिए भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। उसकी भी वो शारीरिक और मानसिक दोनों जरूरत होती है। इंसान को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको अगर नॉर्मल जीना जीना है तो एक नॉर्मल सेक्स उसके जीवन में होना चाहिए। उसका संबंध मानसिक स्वस्थता से है और शारीरिक स्वस्थता से भी है। अगर इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना है तो उसे एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ की बहुत आवश्यकता है। ये उसकी जरूरत।
हर एक के हिस्से में ये आना चाहिए। और इसलिए अगर मैरिज में जो पति है, पत्नी है, दोनों को इसका अच्छा एहसास होना चाहिए, इस विषय की अच्छी जानकारी चाहिए और दोनों एक दूसरों को समाधान दे सके, इस ढंग का वातावरण तैयार होना चाहिए। और इसलिए हर मैरिज करने वाले व्यक्ति ने सेक्स एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। स्त्रियों की आवश्यकता क्या है? उनकी लैंगिक तृप्ति के लिए कैसे रोमांस की ज़्यादा ज़रूरत होती है? उसके साथ में प्यार की ज़रूरत होती है। ये भी एहसास बढ़ना चाहिए, तो कल जाकर वहाँ सेक्सुअल कुंठा का प्रमाण कम होगा और एक तरफ भूत की कल्पना समाज से गायब हो और दूसरी तरफ ये समस्याएँ सुलझाने के भी सही रास्ते निकले, तो सही मायने में ये समस्या से हम हल पा के सकेंगे। नहीं तो क्या होगा मित्रों कि भूत जाएगा। अगर समाज में बड़े पैमाने पर अगर प्रबोधन किया जाता है, तो भूत जैसे अंधविश्वास निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब मान लीजिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और मेरे पास ये अवसर है कि पूरे के पूरे भारत को मैं बहुत अच्छे ढंग से एजुकेशन दे सकता हूँ। तो केवल 15-20 सालों में पूरे भारत से जो आज 80% 90% भूत लगने का प्रमाण है, वो 5% पर 10% पर हम ला सकते हैं। इतना प्रबोधन के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो मानसिक कुंठा है, शारीरिक कुंठा है, सेक्सुअल कुंठा है, उसका हल निकालने के लिए हमको बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मास को एजुकेट करना पड़ेगा। नहीं तो उसमें से अलग-अलग मानसिक बीमारियाँ तैयार होते रहेगी। शारीरिक कुंठा यानी मैंने कह रहा हूँ सेक्स की कुंठा मानसिक बीमारियाँ पैदा करता है। इन मानसिक बीमारियों को हमको टैकल करना पड़ेगा। अब ये भूत के नाम पर काफ़ी मानसिक बीमारियाँ चल जाती है, तो उसको हम स्वतंत्र रूप से टैकल करना पड़ेगा। इसलिए ये जो हमारी नैतिक कल्पना है कि पति और पत्नी के बीच में ही संबंध रहने चाहिए, बहुत अच्छी है, बहुत आदर्श कल्पना है। लेकिन उस कल्पना के साथ में दोनों का सेक्सुअल एजुकेशन होना, मानसिक एजुकेशन होना, दोनों का एक-दूसरे का साथ एक-दूसरे के लिए सैटिस्फाइंग होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे आज के समाज में इसमें से मार्ग ढूँढा गया है। एक नॉर्मल अपने जीवन में जीने वाली स्त्री कभी दूसरे पुरुष के साथ में फ्रीली संबंध नहीं बना सकती, बात नहीं कर सकती, मित्रता निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन उसके शरीर में भूत आने के बहाने वो मांत्रिकों के संपर्क में आती है, अकेले रह सकती है, पूजा के बहाने, कुछ प्रक्रिया करने के बहाने। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। सेम बाबाओं के साथ में होता है। अध्यात्म के नाम में बाबाओं के साथ में उसको एकांत मिलता है, मांत्रिकों के साथ में एकांत मिलता है। समाज में दूसरी जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बहाने से जो ये अलग-अलग डेविएशंस हमारे समाज में से निकले हैं, बाबाओं के, भूत उतारने वाले मांत्रिकों के, ये भी हमने समझ लेने चाहिए। वो हमें दूर करने हैं, तो हमारे समाज में हमको प्रबोधन करना पड़ेगा। मानसिक कुंठा के बारे में भी प्रबोधन करना पड़ेगा, सेक्सुअल कुंठा के बारे में भी प्रबोधन करना पड़ेगा। तभी सही मायने में ये भूत और बाबा हम समाज से भगा सकेंगे। मित्रों, जो बात मुझे आप तक पहुँचानी थी, मैंने वो आप तक बहुत अच्छे ढंग से पहुँचाने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने के बाद में आप में से काफ़ी लोगों को मानसिक धक्का पहुँचा होगा। इस एंगल से आपने आज तक कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा। मैंने भी उसके पहले इस विषय को हैंडल करने के पहले इस ढंग से सोचने का सवाल ही नहीं था। तो ये बातें समझकर और इंसान को इंसानियत की दृष्टि से देखकर, इंसान कोई नैतिक कल्पनाओं के लिए पैदा नहीं होता है।
इंसान के लिए हम नैतिक कल्पनाएँ निर्माण करते हैं। नैतिकता क्या होती है इसके बारे में मैं कल विस्तार से आपसे बात मैंने की है। नैतिक मूल्य मॉरल वैल्यूज़ केवल स्त्री-पुरुष संबंध में नहीं होते हैं, ज़िंदगी के हर क्षेत्र के बारे में होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ। अगर रास्ते में मुझे पत्थर बाँधकर एक रस्सी को पत्थर बाँधकर घुमाना है, तो मैं चौराहे पर जाकर नहीं घुमा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे पत्थर घुमाने का अधिकार है, क्योंकि ये चौराहा 4 ओर से रास्ते आ रहे हैं, लोग वहाँ से जा रहे हैं। चौराहा चलने के लिए है। जो चौराहा चलने के लिए है, वहाँ से किसी को पत्थर न लगते हुए चलने का अधिकार है। उनका अधिकार अमल में आने के लिए मुझे वहाँ पर पत्थर नहीं घुमाना पड़ेगा, ये कर्तव्य मुझे अमल में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं खेल के मैदान में जाऊँगा, वहाँ पत्थर घुमाने की प्रैक्टिस करूँगा। वहाँ से अगर कोई शॉर्टकट कर कर जा रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा, "भाई यहाँ से मत जा। मुझे और किसी को पत्थर न मारते हुए पत्थर घुमाने का, उसका खेल करने का, उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, इसलिए मैदान है। आपको अगर चलना है, जाना है, तो रास्ते से जाइए।" तो मेरा पत्थर घुमाने का अधिकार अगर अमल में आना है, तो वहाँ से किसी ने न चलने का, न जाने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। यानी एक का अधिकार अगर अमल में आना है, तो बी ने अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और बी ने अगर अपना अधिकार अमल में लाना है, तो ए ने अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ये कर्तव्य और अधिकार जिस बिंदु पर आते हैं, उस बिंदु को मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में होती है और इंसान ने सुचारू रूप से एक-दूसरे के साथ में जीने के लिए बहुत आवश्यक होती है। मोरालिटी के लिए इंसान नहीं पैदा हुआ। इंसान ने सुचारू रूप से जीने के लिए मोरालिटी पैदा हुई। इसलिए हमको इस विषय के बारे में भी यानी सेक्सुअल रिलेशन ये बाबाओं का और मांत्रिकों का स्त्रियों के साथ में संबंध उसमें तो सीधा-सीधा शोषण होता है, इसीलिए मैं विरोध करता हूँ। वो केवल खुले संबंध होते और उसमें से कुछ समस्याएँ हल होती तो शायद मैं अलग ढंग से भी सोचता। लेकिन ये सोचने के लिए अवसर नहीं क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो हमको थोड़ा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, उदार दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, मानवीयता के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा और इन सवालों के तरफ हमको सहानुभूति से भी देखना पड़ेगा। तो शायद इसमें से कुछ अलग सॉल्यूशंस निकालने की हम कोशिश कर पाएँ।